हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड एलटी की तैयारी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी पैडागोजी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसी सीरीज़ में जो है आज मैं आपके बीच में नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि रिलेटेड होगा जो आपके शिक्षा की जो प्रकृति, उद्देश्य या अभिलक्षण, ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड होगा। साथ के साथ मैंने उसमें शिक्षण सहायक सामग्री को भी उसी में डाल दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, और जो भी उससे संबंधित पीडीएफ होगा वो मैं ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आगे भी जितने भी आने वाली चीज़ें हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और आप लिखना नहीं चाहते हैं, नोट्स खुद नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। उसके लिए आपको 200 फीस पे करनी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण, मूल आवश्यकताएं, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण या टीचिंग की। शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल उसकी एक संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना है। तो ये हम सब जानते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक छोर पर अध्यापक, दूसरे छोर पर छात्र होता है तथा पाठ्यक्रम के माध्यम से वो आपस में क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। इस तरीके से एक त्रिमुखी प्रक्रिया जो है वो माना गया है, जिसमें कि मतलब जो स्टूडेंट और टीचर होता है उनके बीच में जो करिकुलम होता है उसके माध्यम से अंतः क्रिया का किया जाता है। और ये कथन दिया है किसने? जॉन डीवी ने। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। इस बार भी प्रवक्ता एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, और ये बात मैंने कितनी बार बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम की जगह कुछ और ही करके आए हैं वहाँ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। खैर, तो माध्यम से अंतः क्रिया होती है तथा शिक्षण के द्वारा बालकों के ज्ञानात्मक जो स्तर है उसको बढ़ाने पर बल दिया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हम्प एवं डंकन के अनुसार। तो जो हम्प एंड डंकन है उनके अनुसार शिक्षा 4 चरणों वाली एक पद्धति है, जिसमें कि कौन कौन से 4 चरण होते हैं? योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। ओके, तो उन्होंने 4 चरणों के अंतर्गत इस पद्धति को माना है। और बर्टन जो है उनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। शिक्षा अधिगम हेतु प्रेरणा तथा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ओके, तो अधिगम के लिए जो प्रेरणा और पथ प्रोत्साहन है उसको वही है शिक्षण है, टीचिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अल्टीमेटली शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? अधिगम है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना तथा अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बना देना। आवश्यक व्यवहार परिवर्तन ही हमारा जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज। और जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में वो परिवर्तन होना चाहिए। यही हमारे शिक्षण का अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम को प्रभावी व व्यवहार बनाने व व्यवहार को परिवर्तित करने की उचित दिशा क्या हो, इसका निर्णय विद्यालय व अध्यापक आपस में मिलकर करते हैं और इससे वे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो विद्यालय व अभिभावक जो है, या विद्यालय जो और जो अध्यापक होते हैं हमारे, वो दोनों ही जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वे दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए और उसको किस समय पर दिया जाए। इसके लिए वह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षा के जो लक्ष्य हैं और उनके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षा के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। ओके, ये है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसके 3 मुख्य बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स हैं, मुख्य पॉइंट्स। कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्यांकन। तो ये कुछ त्रिमुखी प्रक्रिया इस प्रकार से है, जिसके अंदर कि हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। उसके बाद बच्चे को उन उद्देश्यों का अनुसार अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है उस लास्ट में विद्यार्थी का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाता है उनके बेसिस पर।
और उसके बाद जो है वो वापस से अगर मूल्यांकन के बाद कोई कमी रह जाती है तो दोबारा से जो है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर उसका नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम जो अनुभव है उसको प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। तो ये हम सब जानते हैं। इन अनुभवों से विद्यार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली चेंज देखे जाते हैं। अतः प्रभावशाली शिक्षण वही है जो उचित और सफल अधिगम अनुभवों की ओर लेके जाए। जो अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं वे सफल होने चाहिए, उचित होने चाहिए और वो विद्यार्थी के एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज को करने वाले होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी के मूल्यांकन का प्रयोजन यह है कि उद्देश्यों को किस सीमा तक हम प्राप्त कर पाए हैं। जो हम एवेल्युएशन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि किस सीमा तक हमने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, यह जानने के लिए कर रहे हैं। और शिक्षक प्रक्रिया यह बताती है कि प्रत्येक शिक्षण बिंदु दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविदों का द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जो कि फिक्स सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत हमें टीचिंग करनी होती है। जिसमें कि अगर हम बात करें पहले सिद्धांत की तो वह है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेट एम्स कह सकते हैं। तो अध्यापन का जो कार्य है उसको करने से पूर्व या पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो डिसाइडेड होना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो सामान्य उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण होता है उससे रिलेटेड होता है दोस्तों। और स्पेसिफिक जो उद्देश्य होता है वो किसी अध्याय के अंदर कोई पूरा का पूरा अध्याय से रिलेटेड होता है सामान्य उद्देश्य, और उसके अंदर कोई प्रकरण है विशिष्ट प्रकरण उससे रिलेटेड होता है आपका सब विशिष्ट उद्देश्य। यानी कि जब हम पूरा का पूरा अध्याय पढ़ाते हैं और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ लेकर पढ़ाते हैं तो वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य पूर्व निर्धारित होने चाहिए। किसके पूर्व? अध्यापन से पूर्व। ओके, नेक्स्ट है आपके पास परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। जैसे कि कोई अध्यापक अगर संज्ञा पढ़ाता है तो उससे अध्यापक को वर्तमान में उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल, कलम। कहने का मतलब है जो भी टीचिंग होती है वो उस समय की उपस्थित जो चीज़ें होती हैं उनके साथ को रिलेशन इस्टेब्लिश करके पढ़ाई जाती है। जैसे नाउन पढ़ाते हैं तो नाउन को हमने बता दिया कि ये चेयर, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है आपके नाउन के एग्जाम्पल है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चे के दिमाग को क्या कर देती हैं, उससे कनेक्ट कर देती हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, और यही हम क्या आपस में करते हैं और सब्जेक्ट के बीच में भी हम आपस में कोरिलेशन बनाकर चलते हैं, एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फिर है आगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्या कहता है, अभिप्रेरणा आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों में होती है, ये हम सब जानते हैं। आंतरिक यानी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा संचालित होती है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल होती है, वो खुद अपने द्वारा होती है, व्यक्ति के द्वारा होती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अंदर से है। और किसी भी कार्य को करने के लिए जो है व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है, खुद जो है वो मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। जबकि जो बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। और दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा न केवल जो विद्यार्थी बल्कि शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये कुछ बातें हैं कि दोनों के लिए अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि टीचर के लिए भी, ताकि वो अपना जो काम है उसको निष्ठा से, डेडिकेशन से कर पाए और अपने जो काम है उसमें इंटरेस्ट बना पाए। तो इसीलिए जो है उसके अंदर भी मोटिवेशन इंटरनली होना अनिवार्य है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, हालांकि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कई बार वो भी जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे को शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करने के लिए या एग्ज़ाम सॉरी एग्ज़ाम टाइम पे मोटिवेशन देने के लिए इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास पुनरीक्षण एवं प्रयास अभ्यास द्वारा, यानी कि आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस के द्वारा। तो ये हम सब जानते हैं कि अभ्यास जो है मनुष्य को पूर्ण बनाता है। ए प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमने कहावत भी सुनी हुई है। जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में
छप जाती है वो। तो इसीलिए जो ये चीज़ें होती हैं, ये इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि ये ज्ञान के स्थायित्व में विशेष भूमिका निभाती है, ज्ञान को स्थायी रूप से आपके दिमाग के अंदर भर देती है। यही तो चीज़ें जो है वो थॉर्नडाइक ने अपने लॉ में भी कहा है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस में। अभ्यास का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया, 3 नियम दिए थे उन्होंने, तो एक नियम जो है उसमें ये भी है, अभ्यास का नियम, है ना। तो ये हमारे जो पुराने कवि हैं वो भी इस पर एक दोहा कह कर गए हैं, वो वाला कौन सा वाला, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये इसका मतलब भी वही होता है। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद है अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य के माध्यम से अध्यापक छात्रों का रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो करता है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो जैसा अभ्यास कार्य दिया जाता है या होमवर्क दिया जाता है, तो उसके माध्यम से समय समय पर हर दिन जो है वो छात्रों का मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार का ही मूल्यांकन आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ किया जाए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये सिद्धांत दिया गया है BF स्किनर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक, और इन्होंने बात की थी हम 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, वो शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसकी दर को, उसके रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि उस अनुक्रिया के अगेन बार बार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है इन द केस ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि बच्चे को जब हम किस प्रकार से एक शाबाशी या कुछ इस प्रकार से रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो आप हर कभी देखते हैं कि वो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्स अगली बार से फटाफट होने लग जाता है ना। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और उसके बाद आता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यानी कि आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया, किसी चीज़ को लेकर डांट दिया या उसको डिस्करेज कर दिया, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है। और वो क्या करेगा, फिर उस प्रक्रिया को धीमा कर देगा, अगली बार से वो आपके रिस्पॉन्स को कम कर देगा, बच्चे के रिस्पॉन्स को। फिर अगर हम उचित पुनर्बलन दिया जाए, तो वो उससे हम बालक की जो व्यवहार है उसको इच्छानुसार रूप दे सकते हैं। तो ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली। ओके, फिर नेक्स्ट है उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। तो ये क्या कहता है, उत्तेजना पद किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की अवस्था को दिखाती है। तो व्यक्तिगत रूप से हम काम करने के लिए हमारे को अगर मोटिवेट करती है कोई चीज़, तो वह है आपका उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं। और कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है, तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय व सृजनशील होता है। तो स्टिमुलस भी जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं कई बार। जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं कि बच्चे को कि आप ये काम कीजिए और फिर आपको ये चीज़ देंगे, तो ये वहाँ पर उसका स्टिमुलस का काम करता है। और जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में है कि मुझे जॉब पानी है, तो ये सारे आपके स्टिमुलस हैं जो आपको क्या करेंगे, इंटरनली मोटिवेट करेंगे और आप ज़्यादा एक्टिव व क्रिएटिव होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न आयाम। तो इसके क्या क्या आयाम यानी कि एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार से दिए गए, कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत, जो नियम के अनुसार हमें क्या होना होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से को करवाना होता है। तो ये क्या क्या नियम होते हैं, पहला होता है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये नियम हमेशा याद रखना है कि हमेशा हमें पहले बच्चे को सरल अवधारणाओं को समझाना है, फिर कठिन जो अवधारणा है यानी जटिलता की ओर जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हमें गिनती 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सिखा के, उसके बाद उसको अच्छे से रटा के, फिर आपके पास आता है पहाड़ा यानी कि टेबल्स। और टेबल्स जो है वो भी पहले जो है वो छोटी छोटी टेबल्स, फिर उनको बड़ी लेवल तक 19 20 तक जो है पढ़ा के, और फिर उसके बाद तब जाके हम जोड़ घटाना, और तब जब ये जोड़ घटाना वो सीख जाएगा, प्लस माइनस सीख जाएगा, फिर आप मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं, फिर डिवीजन सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो यही शिक्षण का सिद्धांत है, कभी भी कठिन चीज़ जो है वो नहीं बताते हैं शुरुआत में। फिर नेक्स्ट है अज्ञात से अज्ञात, अननोन टू नोन। तो अननोन टू नोन का मतलब यही है कि हमें बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है, उसका प्रीवियस नॉलेज है, उस और प्रकरण उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी है,
और फिर उससे तब नवीन जानकारी को प्रदान करना है। पहले उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसको प्रदान करके उसके पूर्व ज्ञान को देख लेना है, और उससे क्या होगा, क्योंकि उसको वो ज्ञात है, और फिर जो नई चीज़ है वो उसके दिमाग में उसको अवधारणा के साथ जोड़ के तब बताना है, क्योंकि उसके लिए वो नवीन ज्ञान है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। फिर नेक्स्ट है आपके पास आपका विश्लेषण से संश्लेषण, एनालिटिक टू सिंथेसिस। तो ये आपका पहले भी मैंने बताया है आपको कि जो विषय वस्तु है उसको, इसके सभी तथ्यों को अलग अलग जो है वो आपका उसके अलग अलग उसको तोड़कर, मतलब स्टेप वाइज तोड़कर बताना, और लास्ट में उनको सबको एकत्रित करके उनकी समराइज करके बताना। तो यही विश्लेषण से संश्लेषण है। फिर है आपके पास आगमनात्मक से निगमनात्मक, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो ये हमने कई बार बताया कि इसके अंदर जो है हम पहले ही उदाहरण या जो है आसपास की चीज़ों के जो एग्जाम्पल है वो प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद सूत्र की तरफ बढ़ते हैं या नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये विधि जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फिर दूसरी विधि जो है निगमनात्मक से आगमनात्मक यानी कि आगमनात्मक तक होती है, यानी डिडक्टिव टू इंडक्टिव, जिसके अंदर हम पहले नियम या सूत्र को बताते हैं और उसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम्पल, क्वेश्चंस ये सब करवाते हैं। तो ये पुरानी विधि है अपेक्षाकृत दोस्तों, परंपरागत रूप से ये विधि यूज होती आई है। फिर नेक्स्ट है आपके पास यथार्थपूर्ण से भावनात्मक, कंसर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो यथार्थपूर्ण यानी जो चीज़ें यथार्थ में है, शिक्षण के समय शिक्षक को जो भौतिक सामग्रियां होती हैं उन पर, उनके आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे कि जो पेड़ पौधे, जानवर, पानी, ये सब चीज़ें मूर्त हैं और बच्चे के आसपास देखी हुई हैं, तो ये मूर्त अवधारणाएं उसे पहले पढ़ानी चाहिए। जबकि जो अमूर्त अवधारणाएं हैं जिसमें कि हवा, प्रकाश, तरंग, तापमान या इस तरह की जो अवधारणाएं जो कि उसके सामने नहीं है, जो कि उसे इमेजिन करनी पड़ेगी, उन सबको बाद में पढ़ाना चाहिए। तो यही है आपका यथार्थ से मूर्त की तरफ या भावनात्मक यानी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। फिर उसके बाद है बच्चों के शिक्षण की रणनीतियां। तो बच्चों के शिक्षण के क्षेत्र में जो 6E है उसकी स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है आपका संलग्न यानी कि इंगेज। तो इंगेज में क्या करना पड़ता है, बच्चों के अंदर उनकी उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा को जगाना पड़ता है ताकि उनको इंगेज किया जा सके क्लास के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अन्वेषण की क्षमता, एक्सप्लोर। छात्र द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, ये इसके अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट तीसरा होता है आपका एक्सप्लेन, हम किसी टॉपिक को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास इलेबोरेट करना, उसकी विस्तृत, किसी प्रकरण की विस्तृत जानकारी, डिटेल नॉलेज हमें प्रदान करनी है। फिर आपके पास है नेक्स्ट इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन किस प्रकार से हो, दोनों प्रकार से मूल्यांकन होता है इसमें। आपका FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आपका पूरा के पूरे फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो समेटिव असेसमेंट होता है वो सत्र के अंत में, लास्ट में जो है पूरी तरीके से होता है। तो ये दोनों प्रकार के असेसमेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट है आपका एक्सटेंडेड यानी कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो छात्र हैं उनको नई नई जानकारियाँ प्रदान करना। तो ये हो गया आपका एक्सटेंड। नेक्स्ट है आपके पास सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो सुधार के लिए जो है अपनाई जाने वाली जो प्रविधियां हैं उनमें सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग भी एक है। तो शिक्षा जो प्रशिक्षण है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये सूक्ष्म शिक्षण की भूमिका निभाती है, और ये क्या है, एक प्रशिक्षण की प्रणाली है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग है उसकी प्रणाली है आपका सूक्ष्म शिक्षण। तो ये आप जानते हैं यार 6 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें कि जो एक अभ्यास की प्रक्रिया, शिक्षण के अभ्यास की प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें एक समय में एक ही जो कौशल है, स्किल, उसके प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बीएड के दौरान भी 4-5 जो अलग अलग प्रकार के आपके स्किल्स होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से डेवलप किया जाता है, और जो बड़े लेसन प्लान होते हैं, मेगा लेसन प्लान, उसमें उनको एक साथ प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये जो है होता है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की जो परिधि है वो विकसित होती है। तो जो फीडबैक है वो किस प्रकार से जो है हेल्प करता है, ये भी जो है हम माइक्रो टीचिंग में समझ पाते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों कुछ नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की जो है वो आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है पाठ नियोजन, यानी कि एक लेसन प्लानिंग करना, है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, लेसन प्लानिंग होती है।
फिर उसके बाद शिक्षण, उसके आधार पर शिक्षण यानी टीचिंग होती है। फिर उसके बाद फिर पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक लिया जाता है। फिर पृष्ठ पोषण के बाद वापस से पुनः योजना, क्योंकि उसके बाद जो फीडबैक के बाद जो कमियां रह जाएंगी उनमें सुधार करने के बाद वापस पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः आपके पृष्ठ पोषण। तो इस तरीके से पुनः फिर हम प्लानिंग करते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण का वक्र कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके शिक्षण जो विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके डिटेल जो है चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल उनके जो देने वाले हैं उन विधियों को उनके नाम लिख दिए हैं। जैसे कि किंडरगार्टन है तो उसमें आपका है जर्मन के वैज्ञानिक फ्रोवेल, उनके द्वारा दी गई है। प्रोजेक्ट जो विधि है या परियोजना विधि ये दी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। जो डाल्टन विधि है ये दी गई है कुमारी हेलेना पार्क हस्ट के द्वारा 1920 में, जो कि यूएसए की थी, और ये डाल्टन शहर में बच्चों को 30 बच्चों को पढ़ाती थी, तो इसीलिए इसका नाम डाल्टन मेथड पड़ा था। ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नोत्तर विधि जो कि दी गई है सुकरात, यानी जिनका नाम दूसरा सोक्रेटिस है, उनके द्वारा ये दी गई है। फिर है आपका पेस्टोलॉजी मेथड जो कि जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया है। फिर है नेक्स्ट आगमन निगमन विधियाँ, तो ये बता दी अभी हमने, ये है आपके अरस्तु के द्वारा दी गई है। फिर संवाद विधि जो कि उसके जनक हैं प्लेटो। फिर है मांटेसरी जिसके कि आपके जनक है मारिया मांटेसरी। और फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहा जाता है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, इनकी डिटेल हमने पहले ही पढ़ ली है। और इनको भी अलग अलग शिक्षण विधियों को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग होते हैं वो? पहला तो है दोस्तों जो शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन होता है, जिसमें कि टीचर सेंटर होता था। पारंपरिक रूप से ये चीज़ें होती थी, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती थी? व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड आपके आता है, पाठ प्रदर्शन होता है आपका, और पाठ्य पुस्तक विधि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना, इस तरीके से। तो ये आपका शिक्षक नियंत्रित होती थी। फिर दूसरा होता है आपके पास छात्र केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर होता है। तो वो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? वो होता है आपके अभिक्रमित अनुदेशन, स्वामित्व अधिगम, खेल विधि और कहानी विधि। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रमित अनुदेशन तो आपके एग्जाम में आ भी रखा था प्रवक्ता के, ये दिया गया है किसके द्वारा? BF स्किनर के द्वारा। तो मैंने बता रखा था, तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया है लेकिन कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। तो ये कुछ विधियां हैं। और कहानी कथन जो है इस विधि के ऊपर तो बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे जो है उसमें इसको माना गया है एक प्रविधि, जबकि कहीं माना गया है विधि। अब कुछ 2-3 बुकों के अंदर मैंने इसको विधि देख लिया है, 2-3 बुक में इसको प्रविधि देख लिया है। तो जो आयोग है उसके अनुसार ये एक प्रविधि है, तो इसको फिर मानना ही पड़ेगा प्रविधि, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास समूह केंद्रित अनुदेशन यानी कि ग्रुप सेंटर इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपके ग्रुप में जो है वो इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये आपकी जो शैक्षिक भ्रमण यात्राएं होती हैं उसके दौरान होता है। और योजना विधि होती है जो आपकी, उसमें भी इस प्रकार से आपने देखा होगा ग्रुप में काम होता है। और अन्वेषण विधि में भी ये चीज़ें होती हैं, बच्चे मिलकर काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास शिक्षक व छात्र जिनकी बराबर की भागीदारी होती है, इस प्रकार। तो उसमें आपके सामूहिक वाद विवाद वाला जो मेथड है वो है, संवेदनशील प्रशिक्षण होते हैं और प्रश्नोत्तर विधियां होती हैं। उस इन सभी में जो है वो टीचर व स्टूडेंट की बराबर भूमिका होती है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स की। टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कौशल, ये क्या होते हैं? शिक्षण कौशल का प्रयोग शिक्षण सूक्ष्म जो शिक्षण है माइक्रो टीचिंग, उसका प्रयोग जो शिक्षण कौशल हैं उनके विकास के लिए किया जाता है। और ये जो कौशल होते हैं ये छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। अतः अध्यापक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का उपयोग करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो ये कौन कौन से कौशल हैं जिनका प्रयोग अध्यापक करता है? वो है आपके उद्दीपन, स्टिमुलस देना, समीपता यानी कि समीपता से जानना। उसके बाद पुनर्बलन है, रिइंफोर्समेंट, खोजपूर्ण प्रश्न या बूझ वाले प्रश्न जिनको कहते हैं वो पूछना, छात्रों के व्यवहार का ज्ञान होना, व्याख्यान देना, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, मौन व शाब्दिक अंतःक्रिया। जब भी मौन क्रिया भी कई बार देखा होगा आपने, टीचर अचानक से जो है चुप होते हैं और आंखों से ही वो बच्चों को एक तरह से उनको क्लास को शांत कराते हैं, तो वो भी एक स्किल है। और प्रश्न पूछना आपका स्किल है। और विकेंद्रीय प्रश्न पूछना यानी कि जिस पर एक से ज़्यादा प्रकार के
आंसर आ पाए उस प्रकार का क्वेश्चन पूछना, दृष्टांत देना, किसी चीज़ का वर्णन कर लेना, किसी मतलब किसी टॉपिक के बीच में अगर कोई चीज़ आ रही तो उसके बारे में दृष्टांत देना, और उच्च स्तरीय प्रश्न पूछना, थोड़ा हाई लेवल के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछना। तो ये सारे टीचिंग के अलग अलग स्किल्स के अंदर टीचर यूज करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उसमें अब हम एक और टॉपिक रह गया है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स वाला जो टॉपिक है। तो ये कुछ बहुत वैसा टॉपिक नहीं है कि जो अलग से इसको बताया जाए, तो मैंने इसी में बता दिया है इसको। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण होता है उसके दौरान जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो है टीचर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ये बात हम जानते हैं। उत्तम जो है वो, अगर हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री है तो उसके प्रयोग से शिक्षार्थियों में शिक्षा के प्रति जो अभिरुचि है या रुचि है उसको उत्पन्न करता है। साथ के साथ जो है शिक्षा ग्रहणता के प्रति जो सकारात्मक जो अभिवृत्ति है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको डेवलप करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास उचित जो है वो टीचिंग एड्स है तो उसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, हमेशा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और साथ के साथ पॉजिटिव एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं। फिर है आपके पास कार्टन ए गुड जो है, उनके अनुसार कोई भी जो सामग्री है जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त यानी कि स्टिमुलेट कर सकते हैं अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के को आगे बढ़ाया जा सकता है, वह शिक्षण सहायक सामग्री है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो अल्टीमेट उद्देश्य होता है वो आपके जो इंद्रियां हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलप करना, उनको उन तक पहुंचना है। मगर मैक्सिमम जो जो एड जितनी ज़्यादा इंद्रियों को सक्रिय कर पाएगा वो उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना। क्यों, इसीलिए जो है एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आया था प्रवक्ता में, तो उसका जो उत्तर है वो आपका बहु इंद्रिय उपागम दिया गया है इसके अंदर, है ना। तो वो बहु इंद्रिय उपागम इसीलिए दिया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा जो आपकी इंद्रियां हैं उनको वो एक्टिव करता है जब आप टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं, है ना। आप बच्चा आँखों से देखता भी है, कानों से सुनता भी है, उसको अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ दे रखी है तो वो हाथों का यूज़ भी करेगा, है ना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का कर रहा है जो कि उसमें सूंघने वाली चीज़ है तो उसको नाक का यूज़ भी करेगा, कोई चीज़ चख के देखने वाले तो जीभ का यूज़ भी करेगा। तो इस प्रकार मैक्सिमम जो इंद्रियां हैं उनका प्रयोग होता है टीचिंग लर्निंग एड्स के द्वारा। फिर है नेक्स्ट आपके पास परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री। तो परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनली यूज होती हैं, शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए प्राचीन काल से ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग होता है। इन्हें हम परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिसमें कि आपका इसमें शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दृश्य व श्रव्य सहायक सामग्रियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें हम जानते हैं यार ब्लैक बोर्ड होता है, आपका मानचित्र, आपके जो नक्शा होता है जिसको कहते हैं हम, ग्लोब, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये तो मतलब परंपरागत रूप से यूज की जाती हैं। परंपरागत जो शिक्षण जो सहायक सामग्री है उसमें बौद्धिकता यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी का विकास अपेक्षाकृत कम होता है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, और ये सामग्रियां उपदेशात्मक व निर्देशात्मक जो तथ्य होते हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। इसमें जो विषय है उसके अध्याय में टॉपिक के बीच में सूक्ष्म संकेंद्रण होता है, इससे विस्तृत व्याख्यात्मक और बौद्धिपरक विचारों का अधिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये परंपरागत जो शिक्षण सामग्रियां हैं इनसे हालांकि ये यूजफुल होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा इनका बौद्धिक परक विकास नहीं कर पाते हैं। फिर ना आती है आपके पास मॉडर्न जो आपकी सहायक सामग्री है, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि उन्नत व विकसित किस्म की जो शिक्षक सहायक सामग्री आती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो 3 प्रकार से हम जानते हैं शिक्षण सहायक सामग्री होती है, टीचिंग एड होता है। पहला होता है श्रव्य यानी कि ऑडियो, फिर होता है आपके पास दृश्य यानी कि विजुअल, और फिर आपके पास होता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आपका अगर हम ऑडियो की बात करें तो उसमें आपके रेडियो होते हैं, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टैप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपके पास दृश्य में बात करें, विजुअल में बात करें तो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। आपके वास्तविक चित्र, वास्तविक वस्तुएं मतलब जैसे आपने कोई सामने से ही कोई चीज़ लेके दिखा दी बच्चों को, या कोई मॉडल दिखा दिया, है ना, कोई सैंपल दिखा दिया, तो वो चीज़ हो गई उन्हीं कोई वास्तविक वस्तु दिखा दी। उसके बाद चित्र जो कोई आपने फिगर दिखा दिया, कोई प्रारूप किसी चीज़ का प्रारूप दिखा दिया है, जैसे कि आपने क्या क्या कहते हैं, अगर कोई बड़ा जो जो बड़ी चीज़ है उसको नहीं दिखा सकते, उसका एक छोटा सा नमूना पेश कर लिया है, तो वो प्रारूप हो गया। उसके बाद है रेखा चित्र,
रेखा चित्रों के माध्यम से हम गणित के अंदर पढ़ाते हैं। फिर मानचित्र व ग्लोब जो है इनका यूज़ करना, आपका चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, फ्लानेल बोर्ड होते हैं उनका यूज़ करना। फिर आपके पास है बुलेटिन बोर्ड, फिर जियो बोर्ड भी होता है मैथ्स के अंदर। फिर आपके पास होता है फ्लैश कार्ड होता है, मैग्नेटिक कार्ड होता है, पोस्टर, स्लाइड, छायाचित्र होते हैं, मूक फिल्म, जादुई लालटेन, ये सब चीज़ें आपके विजुअल एड के अंदर आती हैं। फिर आपके आती हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, जिसमें कि ऐसी सामग्री होती है जो कि विजुअल और ऑडियो दोनों होती है, जिसमें कि आपके चलचित्र यानी कि फिल्म्स होती है कोई, फिर दूरदर्शन हो गया, समाचार संबंधी जो फिल्म होगी, वीडियो टेप हो गए, टेप रिकॉर्डर हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो इस प्रकार के जो आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री होती है दोस्तों, उसमें प्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं और नवीन तकनीकी से पूर्ण जो कक्षाएं हैं उनमें शिक्षण कार्य जो है उसका संचालन होता है। और मतलब टीचर को ट्रेन भी होना चाहिए और नवीन तकनीकी से युक्त होनी चाहिए। इन द सेंस क्लास में जो है उस प्रकार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना चाहिए तो पहले प्रोजेक्टर होना भी चाहिए, या अगर हम उसको नॉर्मल भी कोई चीज़ बताते हैं तो उसके लिए लाइट भी होनी ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो आपके पास जो एड्स हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध होने चाहिए कक्षा में, उस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है उसको चलाना कैसे है, ये टीचर को ट्रेनिंग उस चीज़ की दी जानी चाहिए, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कक्षाओं में विशेष रूप से कंप्यूटर हो गया, आपका वीडियो हो गया, स्लाइड हो गया, इन सभी सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्लास में विशेष रूप से इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास आधुनिक शिक्षण में जो है शिक्षकों ने भी नवाचार को बढ़ाकर नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया। तो इसके अलावा जो नवाचार है, जो आपके नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उसके माध्यम से शिक्षा में कुछ नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, वो टीचर उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये आपके पास ये हो गया आपके कौन सा बोर्ड है, ये वाला होगा, ये भला आपका जो बुलेटिन बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, बुलेटिन बोर्ड है दोस्तों, ना बुलेटिन नहीं है, फ्लानिल बोर्ड है ये। इस प्रकार से, सॉरी ये वो है यार, मैग्नेट, ये फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें अलग अलग ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है बेसिकली फ्लैश कार्ड। फिर आपके पास ये होता है आपके पास एक जियो बोर्ड, जिसमें कि इस तरीके से मैथ्स की जो आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की उसको समझाया जा सकता है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस तरीके से। फिर आते हैं आपके, ये आपका होता है फ्लानिल बोर्ड, जिसको हम कहते हैं, ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है। और ये आपके बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से टाँकी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर यूज़ होती हैं। तो ये था दोस्तों। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने कुछ दृश्य सहायक सामग्री, उसमें अलग अलग, जैसे टीवी में क्या, टीवी, दूरदर्शन, उसके बारे में और अलग से मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत ये चीज़ें। तो ये मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप खुद ही पढ़ लेना। जैसे फिल्म, चलचित्र, रेडियो, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब चीज़ें, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं आपके बीच नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।